उदयपुर बार के प्रतिष्ठित चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में हर बार की तरह से पार्टियों की तरफ से जो नॉमिनी होते हैं या अध्यक्ष के लिए दावेदार होते हैं, ऐसा अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और 5 प्रत्याशी इस बार उदयपुर प्रतिष्ठित बार के चुनाव में उतर रहे हैं। उनमें है सत्येंद्र सिंह जी सारखला, चंद्रभान जी, चेतन जी पुरी गोस्वामी, शिव जी और संदीप जी शिरमाली। ये पांचों जने अपने अपने एजेंडे के साथ बार को आगे ले जाने के लिए और बार की प्रमुख समस्याएं जो उदयपुर कोर्ट में है उसके ऊपर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और उस राय के तहत क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उन समस्याओं का समाधान ये लोग किस प्रकार से करेंगे, वो अपना जो एजेंडा है वो उदयपुर के वकीलों के सामने रखेंगे। करीब 3500 से ज़्यादा उदयपुर बार के मेंबर हैं और ये प्रतिष्ठित चुनाव है उदयपुर का। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी होता है क्योंकि उदयपुर बार एसोसिएशन पिछले 44 साल से हाई कोर्ट बेंच के लिए लड़ाई लड़ रहा है। 7 दिसंबर को हर महीने की 7 तारीख को स्ट्राइक भी रखता है और आज भी जैसे 7 दिसंबर है तो आज 7 दिसंबर को सद्बुद्धि यज्ञ या सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और भी बहुत से कार्यक्रम लिए, शहर बंद कराया और कुछ लिया। मगर अभी मेरे जो इंटरव्यू हुआ था जोगाराम जी पटेल से, विधि मंत्री राजस्थान सरकार, तो उन्होंने कहा था कि अब क्योंकि बार की आवश्यकता, हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता नहीं है और न ही वर्चुअल बेंच की आवश्यकता है, क्योंकि अब सरकार ने और कोर्ट ने जो ई सिस्टम डेवलप किया है उससे कोई भी वकील कहीं भी बैठकर अपनी फाइल कर सकता है और बहस कर सकता है। तो इसके बाद क्या हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है, क्योंकि ये एक आदिवासी इलाका है, प्रतिष्ठित बार आई है और इस बार के अंदर आने वाले समय में हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो स्ट्राइक चल रही है उसको लेकर क्या होगा, क्या ये अध्यक्ष जो इनमें से एक चुना जाएगा वो क्या अपनी रूपरेखा बनाने की सोच रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उदयपुर कोर्ट को बलीचा ले जाने की बात हो रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इलाका अलॉट कर दिया गया, जमीन अलॉट कर दी गई है मगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वकीलों के आवास की समस्या है। उदयपुर बार के अंदर जो बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए जो गाड़ियां रखने की समस्या है, कार रखने की समस्या है और इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं, पेयजल की समस्या है, शौचालय की समस्या है, पुस्तकालय की समस्या है। तो इन सब पे बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारे साथ चंद्रभान जी हैं। चंद्रभान जी आपका स्वागत है। सत्येंद्र जी सारखला है, आपका स्वागत है। शिव जी आपका स्वागत है और संदीप जी शिरमाली आपका स्वागत है। चेतन पुरी गोस्वामी को हमने पहले भी कहा था, आज भी मुझे वो 3 बार मिले थे और उसके बाद भी वो पता नहीं क्यों नहीं इसमें भाग लेना चाह रहे परिचर्चा में, क्या उनका मानस है वो हम नहीं जानते। तो चंद्रभान जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप ये बताएं कि ये बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप क्या क्या एजेंडा, मैंने बहुत से इशू आपके सामने रखे। सबसे पहले तो आप सभी का चैनल के माध्यम से मैं अभिवादन करता हूँ। बार का चुनाव लड़ने के पीछे जो मेरा मेन उद्देश्य है वो अधिवक्ताओं की जो विभिन्न समस्या है उसको लेकर है। जहाँ तक आपने बात की हाईकोर्ट बेंच की, हम 44 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए या वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए जो हमें 44 वर्षों में हम प्राप्त कर सकते। आंदोलन ऐसा होना चाहिए जैसे तेलंगाना में हुआ था। मात्र 13 वर्ष पहले उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था और 13 वर्षों के अंदर उन्होंने अपना जो राज्य का दर्जा था वो प्राप्त कर, अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसलिए इस आंदोलन को कैसे प्रभावी बनाया जा सके, सिर्फ हड़ताल ही नहीं, हड़ताल के साथ साथ इस आंदोलन के साथ साथ हमें और भी विकल्प, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हाईकोर्ट बेंच, आदिवासी इलाका या SC/ST का इलाका होने के कारण, तो हम वो विकल्प भी देखेंगे कि रिट के माध्यम से भी अगर हम हाईकोर्ट बेंच प्राप्त करने में आसानी हो सके तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का सवाल है, उसको हम कैसे प्रभावी बनाएं, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये प्राय देखा गया है कि जो 7 तारीख की हड़ताल होती है वो
एक सांकेतिक हड़ताल होकर रह गई, उसको हम वाकई में कैसे उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ा सके, अधिवक्ताओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ा सके, आम जन को कैसे जोड़ सके, ये प्रयास किए जाएंगे। आपने बात की न्यू कोर्ट बिल्डिंग की, तो वहाँ जाने के बनिस्बत मैं चाहूँगा कि हमारे पास जो है दूसरे विकल्प मौजूद है, जैसे कलेक्टर बंगलो है या इधर तहसील है, ये भी अगर हमें मिल जाए तो इसके लिए प्रयास किए या फिर माइनिंग ऑफिस है, जो कि इसकी वजह से काफ़ी और सब सक्षम लोग हैं माइनिंग में आने वाले, वो अगर बाहर शिफ्ट होते हैं और 2 किलोमीटर में दूर जाना भी पड़ जाए तो भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन कोर्ट से एक आम आदमी भी जुड़ा रहता है, गरीब और मजदूर वर्ग भी जुड़ा रहता है, उसका इतना दूर जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास करेंगे कि तीनों परिसर हमें मिले, ताकि हमें पार्किंग की और जो चैम्बर्स, अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की, और जो कोर्ट प्रीमाइसेस थोड़ा अगर उसका एक्सपेंशन होगा तो अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा, साथ ही आमजन को भी लाभ मिलेगा। पानी की समस्या और एक जो टॉयलेट की साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही, उसके लिए नगर निगम से बात करके और पानी को जो जितने भी वाटर फिल्टर और ये आरओ लगे हुए हैं, इनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो और जो टॉयलेट्स वगैरह है इनके नियमित रूप से साफ सफाई हो, इसके लिए नगर निगम चेयरमैन से मिलकर के, सभापति से मिलकर के 2 कर्मचारी यहाँ साफ सफाई के लिए रहें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ महिला कॉमन रूम और एक जो 60 साल से ऊपर जो सीनियर्स है, जिनका क्या है कि आजकल के जो यंग जनरेशन के एडवोकेट्स है, उनके साथ बैठने में थोड़ा सा एक जनरेशन गैप की वजह से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो प्रयास रहेगा कि उनके लिए अलग से कॉमन हॉल हो, जिसमें सारे सीनियर्स बैठ करके और आप खाली समय में या जब भी उनको समय मिले अपनी वार्तालाप कर सके, अपने पुराने संस्मरण ताजा कर सके या रेस्ट कर सके, ये प्रयास किया जाए। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, आप बताएं, आप क्या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल का हार्दिक आभार, हमें अपनी बात रखने का, 3000 अधिवक्ताओं को तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर दिया। देखिए, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जूनियर कोर्ट में आएगा परंतु खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले कई समय से नए अधिवक्ताओं का हमारे यहाँ प्रवेश हो रहा है, लेकिन देखने में मिलता है कि जैसे ही परीक्षाएं पास होती है, जुलाई अगस्त तक अधिवक्ता यहाँ आते हैं, उसके बाद छटनी हो जाती है, कुछ अधिवक्ता ही इस फील्ड में टिक पाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो जूनियर अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं, उनके स्टाइपेंड की व्यवस्था नहीं है, उनको कोई ना कोई मॉनिटरी राहत मिले, इसके लिए भरसक प्रयास करूंगा। दूसरा जो मुद्दा रहेगा, सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से जो अपने सीनियर अधिवक्ता हैं, जो अपने फील्ड में महारथी हैं, उनका हमें मार्गदर्शन मिले। प्रत्येक शनिवार को ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हमारे जूनियर अधिवक्ता वकालत के गुर सीख पाए कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। हर फील्ड के अधिवक्ताओं से, सीनियर अधिवक्ताओं का सहयोग लेकर एक स्टडी सर्कल की वर्ष भर व्यवस्था रहे, जिससे कि हमारा अधिवक्ता वकालत के गुर सीखे, ये प्रयास करेंगे। तीसरी बात और जो मुख्य समस्या कि पानी की समस्या, न्यायालय परिसर में प्रत्येक अधिवक्ता के बैठने के स्थान तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इस पे मेरा टारगेट रहेगा। शौचालयों की सफाई की बात हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि शौचालयों की सफाई के लिए पिछली बार में भी अभी जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें भी कई बार नगर निगम से संपर्क किया गया, लेकिन बिल्कुल सिरे से उसे मना कर दिया गया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि नगर निगम करे ना करे, बाहर के खर्चे पर 2 व्यक्ति यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और शौचालयों की नियमित रूप से दैनिक साफ सफाई होगी। शौचालयों की दुर्दशा जो हो रही है, उनको ठीक करने का काम, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पहले ही सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में ये शौचालयों की दुर्दशा को ठीक करके पानी की व्यवस्था यहाँ पे करूंगा। और इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने अभी कहा कि अखबार में हमें दिया कि हाई कोर्ट की हमारी मांग को सिरे से नकार दिया गया, और जो मैंने पढ़ा इसमें उनका ये मत है, पटेल साहब का, जोगाराम जी विधि मंत्री का स्टेटमेंट है कि हमने 700 करोड़ रुपया खर्च किया है। 700 करोड़ रुपए ई फाइलिंग को जो पेपरलेस कोर्ट करने के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपए का बजट किया। इसलिए उनका मानना है कि
कि अब हाईकोर्ट की जगह जगह पे आवश्यकता नहीं है बेंच की। सिर्फ आप जब भी जाओगे और वहीं से वर्चुअल और पेपरलेस कोर्ट के माध्यम से, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हम सीधे जुड़ सकते हैं। बात ठीक है, अगर हमारे यहाँ उदयपुर का कोई अधिवक्ता है, वो जोधपुर में पहले करना चाहता है तो एक बार इनरोलमेंट करना पड़ता है, उनकी साइट पे में रजिस्टर करना पड़ता है और वहाँ पे सहजता से ये काम हो जाता है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि हम मेवाड़ वागड़ के लोग हैं, मेवाड़ वागड़ के गरीब आदिवासी जनता को किस प्रकार सस्ता सुलभ त्वरित न्याय मिले, उसके लिए अभी हमारा मैकेनिज्म इतना तैयार नहीं है। हमारे यहाँ का अधिवक्ता भी उस पेपरलेस प्रोसीडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ है। जैसा कि न्याय के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है कि न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, हर जगह तक न्याय पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मेवाड़ में आवश्यकता आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम लोगों को भी उस मैकेनिज्म में डेवलप मैकेनिज्म करने में और उसमें हमें समावेश होने में कम से कम 2, 4, 5 साल लगेंगे। वो एक लंबा समय है। तब तक क्या हमारे मेवाड़ वागड़ का जो प्रार्थी है उसको न्याय से वंचित रह जाए? तो मेरा मानना है कि ये जो 700 करोड़ रुपए की बात है, ठीक है, इसमें समय लगेगा और पेपरलेस पे करेंगे, हम भी करेंगे, वर्चुअल के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें हमारे यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। मेरा ये दृढ़ रूप से मानना, उसके लिए हमारा अधिवक्ता वर्ग, मेवाड़ वागड़ के लोग संघर्षरत हैं। जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़े, आंदोलन को सफल बनाएं। सत्येंद्र जी, बलीचा वाली बात पूछी मैंने। बलीचा में कोर्ट की स्थापना भी लंबा हो गया समय और कोर्ट में जो कंजेशन हो गया उसकी वजह से। देखिए, निश्चित रूप से बात ठीक है कि बलीचा में स्थान का आवंटन हुआ है, लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ नहीं होना है। वहां पे जो कोर्ट बनेगी उसका भी 10 साल का लंबा 5-7 साल समय लगेगा। जो बजट की बात हुई है, उस बजट पे आज अटकाव हो गया, बजट कोई पास नहीं हुआ उसका, इसलिए इतने समय जमीन अलॉट कोई आज नहीं हुई है। जमीन अलॉट हुए 2-4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उस पर बजट पास नहीं हुआ, पता नहीं और कितना समय लगेगा। हमारे मुख्य प्राथमिकता ये रहेगी कि जो अभी फिलहाल न्यायालय परिसर में अव्यवस्था है उनको किस प्रकार से ठीक करने का काम किया जाए, उनकी पार्किंग की व्यवस्था कैसे सुलझाई जाए, वो तो 10 वर्ष या 5 वर्ष की बात होगी। हम तो इस वर्ष के चुनाव की बात कर रहे हैं, इस वर्ष के एजेंडे की बात करेंगे, हमें इस वर्ष क्या करना है। तो ये तो बहुत लंबा विषय है, उस विषय पे मुझे नहीं लगता, हाँ आगे पीछे तो होना है तब, लेकिन फिलहाल हम इस वर्ष कैसे इस समस्या को सुलझाएं, पार्किंग की समस्या कैसे सुलझाएं, अधिवक्ताओं के बैठने की सीमित परिसर में कैसे व्यवस्था करें, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। शिव जी, ये सारा एजेंडा आपके सामने रखा मैंने और सारी बात हुई। अब आप बताएं कि आप क्या सोच के चुनाव में अपने अधिवक्ता साथियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी अधिवक्ता भाइयों और आपके चैनल का थोड़ा लाउडली। सबसे पहले तो आप सभी अधिवक्ता भाइयों का और सभी आपके चैनल का हार्दिक आभार। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, जो हमारे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में जो ब्रेकेज आ गया है, मतलब एक चुनाव नहीं होते, राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सभी अधिवक्ताओं का एक करूं और एक अधिवक्ताओं की एक क्यारी बनूं, जिसमें हम अधिवक्ता एक हो जाए और हम मिलकर हम काम करें और हम मिलकर आगे बढ़ सकें। तभी जो ये हाई कोर्ट का मुद्दा है वो भी सफल होगा। जो हाई कोर्ट का जो मुद्दा है, केंद्र सरकार ने खारिज किया है, मना नहीं किया है कि हाई कोर्ट नहीं देंगे। उसके लिए इस हाई कोर्ट के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं, जाकर जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। आवश्यकता क्यों नहीं है? इतना बड़ा आदिवासी बेल्ट है, जाड़ोल है, चित्तौड़, इतने बड़े जिले हैं, सारा काम जोधपुर जाता है। जब से सबसे ज्यादा जिले हमारे इधर राजस्थान में है, इसलिए हमारे उदयपुर में हाईकोर्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा मेरा रहता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ जर्नलिस्ट का प्रोटेक्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि अधिवक्ता के साथ साथ जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी मतलब ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। सामाजिक प्रेशर रहता है, परिवार का प्रेशर रहता है, सब कुछ प्रेशर रहता है। इसलिए क्या है कि आप जर्नलिस्ट को भी हमारे सपोर्ट में आना चाहिए, हम भी आपके साथ है। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत जरूरी है और मेरा प्रयास रहेगा सभी अधिवक्ताओं का जो ब्रेकेज हुआ उसको खत्म करके मतलब प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भरसक प्रयास करूंगा। संदीप जी, क्या करना चाहेंगे अगर आप चुने जाते हैं तो? सबसे पहले तो आपके चैनल का हार्दिक आभार कि मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। जहां तक इस उदयपुर बार एसोसिएशन की बात है, तो सर्वप्रथम यहाँ की सबसे पुरानी मांग जो 44 वर्षों से पेंडिंग है और आज दिन तक इतना बड़ा आंदोलन चलने के बाद भी आज भी इस मांग को यदि केंद्र सरकार यूं कहे कि हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं है तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को
सिर्फ अपन वकीलों का आंदोलन न बनाकर, जो एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगी कि यह आंदोलन जन आंदोलन होना चाहिए। जो हाईकोर्ट बेंच जो असल में चाहिए वो आदिवासी और गरीब तबके को चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमने उन वर्गों को, विभिन्न वर्गों को जोड़ने का आज दिन तक प्रयास ही नहीं किया, और प्रयास किया तो भी वो सफल न हो पाया। तो क्यों न हम सब वकील साथी, सभी संगठन और सभी राजनीतिक संगठन के यदि धोख देना पड़े, उनके चरण छूने पड़े, तो मैं छूने को तैयार हूं कि हाईकोर्ट बेंच आवे और सभी संगठनों को साथ लेकर हम इस मांग के लिए भले जयपुर जाना पड़े, भले दिल्ली जाना पड़े, चाहे धरने पर बैठना पड़े, चाहे दिन हो या रात हो, मैं उसके लिए संघर्षरत रहूंगा। सबसे पहली मांग और हमारा उद्देश्य हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में करना रहेगा। बलीजा का मामला। दूसरी मांग है कि हमारे राजस्व मंडल की स्थायी बेंच हमको उदयपुर में चाहिए। जब 1956 राजस्व मंडल ये जब लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, तब एक्ट में ही ये प्रावधान था, एक्ट में ही लिखा गया था कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में एक स्थायी बेंच की स्थापना होगी। तो यहां न तो बेंच ढंग से आती है, और आती है तो भी कोई मतलब नहीं, इसलिए स्थायी बेंच या होना चाहिए, क्योंकि एक्ट में ही प्रावधान है। तो ये जो किसानों को और उनको जो जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए। और जहां तक हमारे युवा अधिवक्ता हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो एक्चुअल में आते हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। तो उनको एक स्टाइफंड मिले, इसके लिए मैं पुरजोर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से बात कर इस पर एक हम कुछ आवंटन कराने की कोशिश करेंगे कि उनको कुछ मिले इस बारे में, ताकि वो अपना कार्य कर सके और इस व्यवसाय से जुड़ सके और अच्छा कार्य कर सके, और उनका एकेडमिक लेवल भी बढ़े। तो इसलिए समय समय पर उनके लिए ये अध्ययन शिविर वगैरह लगाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे कोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है, पार्किंग की और पानी की और साफ सफाई की, इसके लिए हम पानी की स्थायी व्यवस्था करेंगे कि यहाँ की स्थायी व्यवस्था हो, पीने का शुद्ध जल मिले। और साफ सफाई के लिए नगर निगम से यहाँ एक परमानेंट कर्मचारी, 2 कर्मचारी परमानेंट यहाँ नियुक्त किए जाएं, जो नियमित टॉयलेट की और कोर्ट परिसर की साफ सफाई बराबर रखें, और पार्किंग भी सुव्यवस्थित हो। और जहां तक ये बलीचा कोर्ट भेजने का प्रावधान है, तो मुझे लगता है इसमें काफी लंबा समय लगेगा, और राज्य सरकार भी इतना बड़ा बजट दे नहीं रही है, तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। तब तक तो हमें कम से कम 10 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो 10 वर्षों तक क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? तो उसके लिए मैं ये प्रयास करूंगा कि माइनिंग ऑफिस है, कलेक्टर बेंगलोर है, ये स्थल जो है ये हमारे कोर्ट परिसर में शामिल हो, और पार्किंग की समस्या और दूसरी जो समस्याएं हैं वो उसका निस्तारण हो। चेतन जी आए नहीं है, 5वें कैंडिडेट, तो इन चारों ने अपनी अपनी राय रखी। अब मैं बहस को ओपन कर रहा हूँ, इन्होंने अपना एजेंडा बहुत स्पष्ट कर दिया। अब मैं चारों से एक कॉमन प्रश्न कर रहा हूँ, जो बहस भी आप चाहे तो आपस में कर सकते हैं। मेन रीजन ऑफ फेलियर जो हाईकोर्ट बेंच का है, उसको क्या मानते हैं? क्यों आज ये फेलियर हो रहा है उदयपुर का? क्या कारण रहे हैं उसके लिए? मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स थे और जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और जो 2004-05 तक जो इससे जुड़े रहे, वो वाकई में दिल से इस हाईकोर्ट बेंच लाने के लिए दिल से जुड़े रहे। अब जो कुछ पदाधिकारी और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाने और सिर्फ गेट पर चढ़ करके और कैमरा बनवा करके और अपना उस पर फेसबुक वगैरह चलाने के लिए, क्योंकि उनका मोटिव ही खत्म हो गया है कि वाकई में हाईकोर्ट बेंच लानी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब इसमें जैसे आदरणीय पामेश्वर साहब स्वर्गीय वो है, छाबड़ा साहब है, नंदवाना जी है, आप सब जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने सिमन साहब है, इन सब ने तो वाकई में इस हाईकोर्ट बेंच को लाने के लिए
काफी प्रयास किया, जो जितने भी पुराने सीनियर्स हैं, लेकिन अब जो यूथ आ रहा है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाने के लिए इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, और कहीं हम युवाओं में वो क्रांति या चेतना पैदा नहीं कर पा रहे, जिससे युवा मन से इस आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहा है, जिसके कारण भी उक्त आंदोलन शिथिल हुआ है, कमजोर हुआ है, मेरा ये मानना है। देखिए, आंदोलन पिछले 43 वर्षों से चलता है, अनवरत आंदोलन चल रहा है, ऊर्जा की कमी नहीं है, आंदोलनकारियों की कमी नहीं है, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी सीनियर अधिवक्ताओं ने, युवा पीढ़ी भी आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर जुड़ी। जब जब आह्वान हुआ है, हमने उदयपुर में रैलियां निकाली, हमने सरकारें यहाँ आई है तो हमने काले झंडे दिखाने का काम किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे मत में जो फेलियर का महत्वपूर्ण कारण है वो है क्षेत्रवाद। कारण क्या रहता है कि हम जोधपुर में जब जोधपुर के अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी क्षेत्रवाद के कारण कि भाई जोधपुर का वकील नाराज नहीं हो जाए, इस कारण से यहाँ बेंच दे देंगे, क्योंकि उदयपुर का सारा ही काम, इस संभाग का काम जोधपुर जाता है, तो वहां के रेवेन्यू को फर्क पड़ेगा। तो एक तो वो कारण रहा। दूसरा, जब भी दूसरी सरकार रही तो कहीं न कहीं धौलपुर, कहीं न कहीं बीकानेर, कोटा, वहां के वकीलों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया, ताकि क्षेत्रवाद के आधार पे वोटों की राजनीति के कारण जो भी हमारे यहाँ के जननायक रहे, कहीं न कहीं मेवाड़ में असफलता का कारण ये रहा कि वोटों की राजनीति हुई है। अपने अपने क्षेत्र के लोगों को उनका भला करने के लिए मेवाड़ को अछूता रखा गया। मुख्य कारण यही है, राजनीतिक विफलता। पॉलिटिकल विल की कमी को आप मानते हैं। शिव जी, आप क्या कहेंगे? अभी जैसे मेरे भाई सत्येंद्र जी सांकला जी ने बताया कि मेन कारण जो रहा है वो पॉलिटिकल, और अशोक जी गहलोत जो प्रॉपर जोधपुर के हैं और उन्होंने खुद ने भी एलएलबी कर रखी है, और उन्होंने ये बोला था कि मतलब मैं खुद एक एडवोकेट होते हुए मतलब उदयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना नहीं कर सकता, जिससे कि मतलब ये हमारे सब जोधपुर के अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे। मेन कारण तो क्षेत्रवादी रहा है और ये क्षेत्रवादी रहेगा, और जब तक इसको उग्र आंदोलन जन संचार के माध्यम से, जन लोक सेवा के माध्यम से नहीं बनाया जाए, जब तक हाईकोर्ट की संभावना पैदा ही नहीं होती। इसलिए मैं वापस पुनः ये कहूंगा कि मैं अगर चुन के आता हूं तो मैं सबसे पहले अधिवक्ताओं का जो ब्रेकेज हुआ उसको खत्म करूंगा, और जब सब अधिवक्ता एक होंगे तो कुछ ना कुछ हाईकोर्ट का ये हल निकलेगा। संदीप जी, फेलियर के कारण, हाईकोर्ट फेलियर। हाईकोर्ट बेंच आंदोलन 44 वर्ष से चलने के बाद भी आज क्या सफल न हो पाया, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस आंदोलन को हम जन आंदोलन नहीं बना पाए। सबसे बड़ी समस्या यही है। और सभी राजनीतिक जो संगठन है उन्होंने इसको बेंच की स्थापना के लिए छोटा मोटा प्रयास किया, लेकिन उसमें भी सफलता हासिल नहीं हो पाई, क्यों? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस आंदोलन की भी असफलता का बहुत बड़ा कारण है। तो इस आंदोलन को जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, इसमें गरीब तबके को, आदिवासी को, कि भाई तुम्हारे लिए ये है बेंच, तुम आओ, बैठो धरने पे, हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात जैसे सत्येंद्र जी ने कही, शिव जी ने कही, चंद्रभान जी ने कही, पॉलिटिकल विल। जो राजनेता है उदयपुर के, वो सरकार में तो भागीदारी निभाते हैं, चाहे किसी भी की सरकार हो, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, मगर वो मुख्यमंत्री, आज एक भी अगर विधायक कम होता है तो सरकार हिलने लगती है, मेजोरिटी से एक भी कम होता है। जब इतनी मेजोरिटी मेवाड़ देता है, उसके बाद भी अगर एक मुख्यमंत्री या जो वहाँ की राजनीतिक नेतृत्व नहीं देता है ये मांग को इतने चक्कर के बाद, उसको क्या मानते हैं आप? क्या यहाँ के जो राजनेता है वो दिल से इस मुद्दे के साथ नहीं है? हाँ, राजनेता पूरी तरीके से इस मुद्दे पर जुड़ नहीं पाए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि उन्होंने दिल से इसमें भागीदारी नहीं निभाई है। भले उसका कोई भी राजनीतिक कारण हो, वोटों की राजनीति हो, क्षेत्रवाद हो, तो उन सबको हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे कि राजनीतिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन दिल से ये मांग करें कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो शिवजी ने छेड़ा था, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी तक पास नहीं हुआ, उस पर आप लोगों की क्या राय है? चारों की आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए बहुत ही
अति आवश्यक है ये, क्योंकि वकील बिल्कुल उसका कोई इसमें उसको सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है। तो कुल मिला के यदि वो न्याय के लिए संघर्ष करता है तो उसका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि विभिन्न लोगों को, विभिन्न समुदाय के और विभिन्न राजनीतिक पदों के जो लोग हैं उनको मिलता है, सभी संगठन को, तो एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। शिव जी, आपने ये मुद्दा छेड़ा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, तो इसको कैसे लागू करवाएंगे, क्योंकि तो पूरा नेशनल लेवल का मामला है। निश्चित रूप से इसमें कहने में कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि एडवोकेट जो एक केस लड़ता है उस पर क्लाइंट का दबाव रहता है, कोर्ट में परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, सामाजिक प्रेशर का दबाव रहता है, अपने सभी दोस्तों का दबाव रहता है कि इसका क्या निर्णय आएगा, क्या आता है, क्रिमिनल्स की पैरवी करता है, सबकी पैरवी करता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब एडवोकेट की जान को खतरा रहता है। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट लाना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरा जो एडवोकेट अधिवक्ता समुदाय है उसको एक होना होगा, आगे आना होगा, और इसके लिए आगे बढ़कर सरकार से पुरजोर मांग उठानी होगी, तभी राजस्थान ने तो कर दिया, नेशनल लेवल पे नहीं हुआ। नेशनल, इसीलिए तो कह रहा हूँ सभी अधिवक्ता समुदाय को आगे आना होगा। बिना अधिवक्ता समुदाय के कुछ नहीं होगा। और जब अधिवक्ता आएगा, अधिवक्ता कोई कमजोर पीढ़ी नहीं है, अधिवक्ता एक बहुत सक्षम पीढ़ी है। और इसके लिए मैं तो आप जर्नलिस्ट से भी आगाह करता हूँ कि आप भी हमारा साथ दें और इस मांग को बराबर उठाएं, और साथ साथ में मतलब आपका प्रोटेक्शन भी लाएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत लंबी समय की मांग है ये, लंबी मगर समय आज की मांग है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार ने इस पर काम भी किया, इसलिए गहलोत सरकार ने ये एक्ट को हमारे यहाँ पे राज्य सरकार की सूची का विषय पर तो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं आगे अटक गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे फील्ड में फौजदारी वकालत में काम करने वाले भी लोग हैं, क्रिमिनल्स लोगों से भी उनका मेल जोल रहता है। तो कई बारी आवश्यकता पड़ती है कि एक एडवोकेट्स के लिए, हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए एक ऐसा कानून पास हो जिसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे, फिर से मुद्दे को उठाएंगे और किस प्रकार से सुरक्षित हो पाए उसके लिए वर्ष पर्यंत प्रयास करेंगे, अधिवक्ताओं को संगठित करेंगे। और जिस प्रकार से सार्वकालिक का आंदोलन चल रहा है उसी प्रकार से इस आंदोलन को भी, इसकी मुहिम जगाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। चंद्रभान जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, गहलोत जी ने शायद इसको यहाँ से हमारे लंबे समय के आंदोलन के बाद इसको अप्रूव करके भेजा था, मगर उसमें भी कुछ कमी थी। गहलोत के टाइम पे ये आया था, उसमें कुछ कमी है। ड्राफ्ट में ये कमी थी कि ऑन द वर्क प्लेस, और क्योंकि अटैक तो कहीं भी हो सकता है, वर्क प्लेस के अलावा भी कहीं भी हो सकता है। तो उसमें कुछ संशोधन किए गए थे बाद में, और उसको अप्रूवल के लिए गवर्नर साहब को भेजा और उसके बाद शायद वो पास हुई। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अब ऐसी स्थिति में जब तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करके भेज दिया, अब ऐसी स्थिति में बीसीआई और बीसीआर का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें हमारे जो बीसीआई और बीसीआर के मेंबर्स हैं उनसे पत्राचार करके और उनसे इस बारे में आग्रह करेंगे कि वो इसके बारे में इनिशिएटिव ले और शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करें। एक मुद्दा और है, लोकल वेलफेयर फंड। आप लोग लोकल वेलफेयर अपना फंड इकट्ठा करते हैं, बाहर के पास पैसा भी है, मगर जो युवा अधिवक्ताओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो इस तरह का लोकल वेलफेयर का जो फंड का यूज होना चाहिए और उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको लेकर बीइंग अध्यक्ष क्या सोचते हैं? लोकल वेलफेयर फंड का जहाँ तक सवाल है कि जो युवा अधिवक्ता और महिलाओं के आप वृद्ध है, महिलाएं हैं, तो एक्चुअल में वो सारे कई लोग अपने कारणों से वकील चले भी जाते हैं, उनके फैमिलीज है, वेलफेयर तो सब तरह के हैं। जी जी, तो उसमें सारे प्रावधान कर रखे हैं ऑलरेडी कि अगर किसी डेथ होगी तो उसको इतना ये वेलफेयर का मिलेगा। कोई गंभीर रूप से बीमार है या इलाज होता है उसको अपन, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको बढ़ाने का प्रयास करें और अधिक से अधिक जो हमारे अधिवक्ता साथी है उनको फंड का लाभ मिल सके। देखिए, जहाँ तक वेलफेयर फंड का मुद्दा उठाया आपने, तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे 3000 अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे वेलफेयर फंड चल रहा है, लेकिन उसमें मेंबर्स की संख्या बहुत कम है। क्यों? कि कई हमारे अधिवक्ता साथियों को इस वेलफेयर फंड की जानकारी नहीं है। राजेश जी उपाध्याय उसको संभालते हैं, 3000 रुपए की उसकी मेंबरशिप है,
लेकिन बहुत कम 300 से 400 मेंबरशिप से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसकी मेंबरशिप है, जबकि हमारे यहाँ डेली प्रैक्टिशनर अधिवक्ता 1000 से अधिक है। तो मेरा आग्रह है कि उसमें 3000 रुपये जमा कराएं, उस वेलफेयर फंड का सदस्य बने, ताकि क्या होगी, अगर कोई अनहोनी होती है हमारे अधिवक्ताओं के साथ, कोई बीमारी होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उस फंड के माध्यम से लाख रुपए मदद करने का, इनिशियल स्टेज पे 50,000 रुपये मदद करने का एक अच्छी स्कीम चल रही है। और योजना का लाभ तभी मिलेगा जब हम उसके सदस्य बने। तो चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम सब अधिवक्ता उसके सदस्य बने और हमारे अधिवक्ताओं का वेलफेयर उससे सुनिश्चित रूप से होगा। शिव जी, लोकल वेलफेयर दोनों भाइयों ने सारी बात रखी दी है आपके सामने, और सभी अधिवक्ताओं को इस वेलफेयर फंड के लिए जुड़ना पड़ेगा। अधिक से अधिक सदस्य बनेंगे तभी जाके ये वेलफेयर फंड का जो काम है वो आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जब जब कोई भी अधिवक्ता बीमार होगा, मृत्यु होगी, डेथ होगी, तब ये वेलफेयर फंड उनके लिए काम आएगा। इसलिए अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास किया जाए। अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के लिए सबसे पहले तो हमें प्रयास यही करना पड़ेगा कि हर एक अधिवक्ता उस वेलफेयर जो योजना है उसका लाभ ले और जुड़े। उसके लिए एक्चुअल में क्या, जुड़ने के लिए जो राशि तय की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी वेलफेयर फंड चल रहा है, लेकिन इसमें जो राशि है वो कहीं न कहीं थोड़ी ज्यादा है। इसलिए उसको कम करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो राशि कम हो, जिससे युवा अधिवक्ता और जो भी नए आ रहे हैं और वो जुड़ पाए उससे। तो और फिर जागरूकता भी जरूरी, इसका एक्चुअल में हम सही ढंग से उसको प्रचार नहीं कर पाए। जैसे ही नया अधिवक्ता जुड़ता है बार एसोसिएशन उदयपुर से, तो उसको प्रयास ये किया जाए उसको वेलफेयर योजना से जोड़ा जाए, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ेंगे तो वेलफेयर फंड का लाभ सभी अधिवक्ताओं को मिलेगा। एक और मुद्दा है रेस्ट रूम का मुद्दा। गेस्ट हाउस जैसे जोधपुर में बनाया गया वकीलों के लिए, वहाँ पे वो 500 रुपये में जाके बैठ सकते हैं। जोधपुर में बना, जयपुर में बना, मगर उदयपुर संभाग एक लीडिंग एरिया है पूरे संभाग पर। यहाँ भी आपके पास मुकदमे आते हैं, वकील आपके पास आते हैं, ट्रिब्यूनल्स के लिए आते हैं, माइनिंग के लिए आते हैं या और इश्यूज के लिए आते हैं। उसके लिए आप लोगों की क्या सोच है? क्या रेस्ट रूम उदयपुर में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से उदयपुर एक संभागी जिला रहा है, और यहाँ आसपास के सभी जो रेवेन्यू की भी जो अपील वाले भी आते हैं, यहाँ अपील वाले भी आते हैं, और 3 जो है उसके लिए तो राजस्थान की कमिश्नर यहीं बैठते हैं, माइनिंग डायरेक्टर, आबकारी कमिश्नर और देवस्थान कमिश्नर। तो राजस्थान की एक तरीके से ये एकमात्र लास्ट अपीलांट कोर्ट है देवस्थान की। तो यहाँ पूरे राजस्थान से अधिवक्ता आता है, तो उसके ठहरने की एक समस्या रहती है। इसलिए अधिवक्ता भवन की एक स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और राज्य सरकार से मिलकर और यहाँ एक भवन की स्थापना करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? निश्चित रूप से ये बात बहुत सही है कि अधिवक्ता भवन का उदयपुर में भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो आजकल जो राजनीतिक नेता है उन्होंने चुनाव लड़ के क्या एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। तो वकीलों के साथ साथ अगर राजनेता भी एक नहीं होंगे, जब तक कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी सभी लोगों में और उस एकता के द्वारा सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये कहना यह व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि यूनिटी में एकता है और एकता में ही शक्ति है। जब एकता बनेगी तो ऑटोमेटिकली सारे काम आगे होते चलेंगे। अधिवक्ता भवन की निश्चित रूप से आवश्यकता है। यूडीए के माध्यम से प्रयास करेंगे कि रियायत दर पे जमीन अलॉट हो, वहाँ पे एक सुंदर अधिवक्ता भवन बने, जिससे कि हमारे अधिवक्ताओं के घर में भी कोई काम हो तो वो भी वहाँ पे हो सके, छोटे मोटे काम हो सके, और जो बाहर से अधिवक्ता यहाँ पे आ रहे हैं उदयपुर में उनके रुकने का, ठहरने का प्रबंध हो सके। तो वो पहले मांग चली भी थी, लेकिन किसी कारण से कहीं से 2 मांगे उठ गई, कहीं अधिवक्ता वर्ग में 2 बातें हो गई, तो वहाँ से उस कारण से अलॉट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार प्रयास करेंगे कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूडीए के माध्यम से पूरा प्रयास रहेगा कि रियायती दर पे हमें एक जमीन अलॉट हो जाए और उसमें हम एक सुंदर सा अधिवक्ता भवन की स्थापना कर सकें।
निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन होना चाहिए। इसके लिए जो विभिन्न अथॉरिटीज है लाइक यूडीए है या सरकार के साथ पत्राचार करके और उनसे संवाद स्थापित करके और अधिवक्ता भवन के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के लिए रियायती दर पर प्लॉट और कुछ जमीन ऐसी रियायती दर पर ली जाए ताकि अधिवक्ता के परिवार में कोई भी सामाजिक आयोजन हो, शादी विवाह वगैरह, तो वो वहाँ आसानी से कर सके और सुगमता से कर सके, ये प्रयास किया जाए। ये थे चारों वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं ये चारों, संदीप जी, शिव जी, सत्येंद्र जी, चंद्रभान जी। चेतनपुरी गोस्वामी जी नहीं आए, सुबह भी मिले, 2 बार बात हुई, फोन किया, पता नहीं क्यों वो नहीं आए, क्या डर था, क्या कारण था, मैं नहीं जानता। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, ये चारों है। मैं एक नोट के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। हाई कोर्ट को लेकर के अपना वीजा रखा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के रखा। एक और जो वेलफेयर की समस्या जो मैंने इन सबसे पूछी थी कि वेलफेयर की समस्याओं में आप क्या क्या करना चाहते, एक और वेलफेयर की समस्या वकीलों की है और इसको मैंने हर बार उठाया है और पिछले 5 साल में पहले भी ये बात हुई थी, अब भी बात कर रहा हूँ। वेलफेयर की समस्या एडवोकेटों के साथ बहुत ज्यादा है। उनके लिए आवास हो, उनके लिए प्लॉट हो। हालांकि यूआईटी ने एक योजना बनाई थी बहुत पहले, वो मैंने कागज की मेरी बात हुई थी, हमने दिए थे फ्लैट्स के लिए, मगर अभी इन चारों में से किसी ने भी उन फ्लैट्स और आवास की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो आपके अधिवक्ता लोग हैं वो लोग आवास की जो वकीलों की समस्या है, जो वकील आ रहे हैं उनकी जो आवास की समस्या है उस पर ध्यान देंगे और वो एक बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। और नए अध्यक्ष जो भी चुना जाए उसको मेरी भावी शुभकामनाएं और आवास की समस्या आप जरूर सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।